यहाँ पर हम देखते हैं, फर्स्ट चैप्टर हम देखेंगे यहाँ पर ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम बिगिनिंग टू 1206। ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम बिगिनिंग टू 1206, ये हम यहाँ पर देखें, यानी कि स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। सिंस द वेरी बिगिनिंग द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया हैज बीन प्रेस्टिजियस एंड ग्लोरियस, यानी कि हम शुरुआत से देखें तो भारत का जो इतिहास और संस्कृति है वो प्रेस्टिजियस और ग्लोरियस है। यानी कि हम कहें कि भारत का इतिहास और संस्कृति अपने प्रारंभिक काल से ही गौरवशाली रहा है, यानी कि प्रेस्टिजियस रहा है, ग्लोरियस रहा है, गौरवशाली रहा है, ये हम बोल सकते हैं। इंडिया वाज रिनाउंस्ड एज वर्ल्ड लीडर एंड द गोल्डन वर्ल्ड, यानी कि भारत को पहले विश्व विजेता कहा जाता था, यानी विश्व विजेता के नाम से भी भारत को जाना जाता था। एंड गोल्डन बर्ड्स, यानी दी गोल्डन बर्ड्स यानी सोने की चिड़िया, यानी सोने की चिड़िया के नाम से भी भारत को पहले जानते थे। रिगार्डिंग द इंटायर वर्ल्ड टू बी आवर फैमिली, यानी हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। एंड हमारे पास में एक शब्द है वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पूरा संसार एक परिवार है। एंड प्रेइंग फॉर द बेनिफिट एंड हेल्थ ऑफ ऑल मैनकाइंड, और हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, किसके लिए प्रार्थना करते हैं? ताकि सभी का लाभ हो, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, सभी लोगों का विश्व में स्वास्थ्य अच्छा रहे, सभी लोगों को फायदा हो, उसके लिए हम दुआ करते हैं। हमारा एक मंत्र भी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी कि सभी सुखी होवें, सभी को सुख की प्राप्ति हो। इज एम्बेडेड इन आवर आइडिया, यानी कि ये हमारे विचारों में है, ये भारत के विचारों में है कि सभी लोग दुनिया में सुखी रहें, सभी को सुख की प्राप्ति हो। नेक्स्ट हम देखें कि ए ग्लोबल फॉर्म ऑफ इंडिया कल्चर इज depicted from the excavation and archaeological remains, यानी हम ये कहें कि जैसे हमने खुदाई की है तो हमें भारत की संस्कृति के बारे में, हमारी संस्कृति का विश्व के साथ में क्या कनेक्शन है, इसके बारे में हमें पता चलता है। एक्सकवेशन एंड आर्कोलॉजिकल रिमेन्स, यानी कि जो भी हमारी खुदाई है उनसे हमें इन बातों के बारे में पता चलता है। उत्खनन और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भारतीय संस्कृति का विश्वव्यापी स्वरूप हमें दिखाई देता है, यानी ग्लोबल फॉर्म भारत की दिखाई देती है। द ओवरसीज इंडियन रीजन्स वर नॉन एज द्वीपांतर, यानी कि समुद्र पार प्रदेशों को हम क्या कहते हैं? द्वीपांतर कहते हैं। इंडियन ट्रेवल्ड इन पावरफुल शिप्स एंड रीच्ड ब्रह्मदेश, यानी कि भारतीय जो लोग हैं वो बड़े बड़े मजबूत जहाज़ों में, पावरफुल शिप्स यानी मजबूत जहाज़ों में उन्होंने ट्रेवल किया है। शक्तिशाली जलयानों में यात्रा करके भारतीय लोग हैं वो ब्रह्मदेश में पहुंचे हैं, यानी कि ब्रह्मदेश में पहुंचे हैं, शीलाम में पहुंचे हैं, ब्रह्मदेश श्याम में पहुंचे हैं, इंडोनेशिया में पहुंचे हैं, यानी शक्तिशाली जलयानों में यात्रा करके भारतीय लोग हैं ब्रह्मदेश, श्याम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और बोर्नियो, फिलीपींस, जापान, कोरिया, इन सभी में पहुंचे हैं। एंड दे स्टेबलाइज्ड दियर पॉलिटिकल एंड कल्चरल एम्पायर देयर, और वहां पर पहुंच करके उन्होंने वहां अपना सांस्कृतिक प्रभाव है स्थापित किया है, अपना जो भी पॉलिटिकल और कल्चरल एम्पायर है वो उन्होंने वहां पर जाके डेवलप किया है। द पोर्ट एंड नेवल्स पावर ऑफ एशियंट इंडिया वर इन वेरी डेवलप्ड कंडीशन, यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो पोर्ट हैं, भारत के अंदर जो बंदरगाह हैं, एंड नेवल पावर, जो कि भारत की जो नेवल पावर है, यानी कि हम कह सकते हैं
जो थल जल सेना है भारत की, द पोर्ट एंड नेवल पावर ऑफ एंशियंट इंडिया, यानी प्राचीन भारत की जो पोर्ट है, बंदरगाह हैं, और जो नौसेना है भारत की, वो बहुत ही डेवलप्ड कंडीशन में है, यानी बहुत ही विकसित कंडीशन में है। द स्कॉलर हैव मेंशन्ड अबाउट शिप विच यूज्ड टू सेल इन रिवर इंडस अराउंड द 6000 ईयर अगो, यानी कि जो भी लोग हैं, इन्होंने यहाँ पर बताया है कि 6000 साल पहले भारत के अंदर किस तरीके की जहाज हैं उपयोग में लिए जाते थे, जो कि यहाँ पर किसके लिए यूज किए जाते थे, रिवर के अंदर, यानी इंडस रिवर में किस तरीके के जहाज हैं व्यापार के लिए 6000 साल पहले उपयोग में लिए जाते थे। इंडियन ट्रेवल टू सेवरल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू वाटरवे एज वेल एज रोडवे एंड इंट्रोड्यूस द पीपल रिसाइडिंग इन दोज डिस्टेंट कंट्री विथ आवर रिलीजन एंड कल्चर, यानी भारतीय जो लोग हैं उन्होंने बहुत देशों में यात्राएं की हैं, यानी विदेशों के बहुत से देशों में यात्राएं की हैं, संसार के बहुत से देशों में भारतीय लोगों ने यात्राएं की हैं। किसके द्वारा यात्रा की है? थ्रू वाटरवे, यानी कि पानी के द्वारा यात्रा की है, पानी के जहाजों के द्वारा यात्रा की है। एज वेल एज रोडवे, यानी कि रोड से भी यात्रा की है। एंड इंट्रोड्यूस दी पीपल, और वहाँ के लोगों को बताया है कि भारत के लोग किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से यहाँ पर धर्म है, किस तरीके से भारत के अंदर संस्कृति है, यानी भारत के धर्म संस्कृति को विदेशों में लोगों ने पहुंचाया है। These brave barrier, these brave barrier propagated Indian philosophy, astrology, architecture, military skills, political science, music and Vedic treatises across the world. यानी ये जो बहादुर योद्धा हैं जो यहाँ पर ट्रेवल कर रहे हैं, भारत के लोग विदेशों में जो जा रहे हैं, उन्होंने भारत की जो फिलॉसफी है उसको आगे बढ़ाया है, भारत के फिलॉसफी को, एस्ट्रोलॉजी को, आर्किटेक्चर को, मिलिट्री स्किल्स को आगे बढ़ाया है, पॉलिटिकल साइंस को, भारत की किस तरीके की राजनीति है उसके बारे में बताया है, भारत के अंदर संगीत कैसा यूज किया जाता है, वैदिक ट्रीटीज के बारे में बताया है, अक्रॉस दी वर्ल्ड, यानी संसार को इन चीज़ों के बारे में बताया है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वी कैन नोटिस द एक्सट्रीमली डेवलप्ड फ्रॉम द एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, यानी कि शुरुआत में हम बहुत ज़्यादा डेवलप थे, हमने नोटिस किया है इस बात को कि हम बहुत ही ज़्यादा डेवलप थे, जो कि एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया है, जो कि भारत का प्राचीन भारत है, उसमें हम बहुत ही ज़्यादा डेवलप थे। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक civilization and cultural present during the time of Ramayana and Mahabharata all have been the part of golden period of India, यानी हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में, या फिर हम बोल सकते हैं वैदिक सिविलाइजेशन में, रामायण और महाभारत कालीन जो सभ्यता है, या रामायण और महाभारत कालीन जो संस्कृति है, उस काल में भारत का काल है वो स्वर्णिम काल माना जाता है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रामायण एंड महाभारत ऑल हैज बीन द पार्ट ऑफ गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम, यानी ये सभी हैं, जो रामायण का काल है, महाभारत का काल है, ये स्वर्णिम काल भारत का माना जाता है। द वेदास आर रिगार्डेड एज द स्टोर हाउस ऑफ वर्ल्ड नॉलेज, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो वेद हैं वो हम पूरे विश्व के ज्ञान का स्टोर हाउस बोल सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज रिगार्डेड एज द बेस्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्किटेक्चर, यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, वो किसके मामले में सबसे बेस्ट है? एज दी बेस्ट इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्किटेक्चर, यानी आर्किटेक्चर के मामले में वो सबसे बेस्ट है। एंड द रामायण एंड द महाभारत हैज बीन रिनाउंस्ड एज द ट्रीटीज डेपिसिटिंग वेरियस आइडियोलॉजीज एंड पॉलिसीज ऑफ इंडिया, और रामायण और महाभारत में यहाँ पर बहुत सारी ट्रीटीज के बारे में बताया गया है, बहुत सारे विचारों, आइडियोलॉजीज के बारे में बताया गया है, किस तरीके की पॉलिसीज इंडिया में यूज की जाती थी, किस तरीके की पॉलिसीज भारत में यूज की जाती थी, उनके बारे में बताया गया है। डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन द आइडिया ऑफ आवर महाजनपदा पीरियड, यानी कि महाजनपद पीरियड में यहाँ पर हमें डेमोग्राफिक और कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म है
भारतीय प्रशासन की दिखाई देती है। तो ये सब किस में दिखाई देता है? महाजनपद पीरियड में हमें दिखाई देता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में हमें विभिन्न जनपदों का अस्तित्व यहाँ पर दिखाई देता है। We notice the presence of various जनपदा in the पोस्ट वैदिक पीरियड, यानी कि हमने यहाँ पर नोटिस किया है कि यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में हमें विभिन्न जनपदों का अस्तित्व यहाँ पर दिखाई देता है। और बाय दिस टाइम, यानी कि इस काल तक, आयरन वाज वाइडली यूज्ड इन द ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड वेस्टर्न बिहार, यानी कि इस काल में हम आयरन है वो यूज करते थे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में। आयरन कहाँ पर यूज करते थे? ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में हम लोहा यूज करते थे। और पश्चिमी बिहार में एंड वेस्टर्न बिहार, यानी पश्चिमी बिहार में भी हम यहाँ पर लोहा बहुत ज़्यादा उपयोग करते थे। द टेक्निक ऑफ यूजिंग आयरन चेंज्ड, और यहाँ पर टेक्निक है आयरन को यूज करने की वो चेंज होती है। टेक्निक ऑफ यूजिंग आयरन चेंज्ड द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल इन द सिग्निफिकेंट मैनर, एंड ड्यू टू दिस द टेंडेंसी ऑफ अर्निंग ए परमानेंट लाइवलीहुड टू लिव द लाइफ इन सेटल्ड वे स्ट्रेंथेंड, यानी कि इस लोहे को यूज करने की वजह से जो लोग हैं यहाँ पर परमानेंट कमाने की कोशिश करने लगे। यानी कि लोहे की वजह से जुताई वगैरह कर लेते थे, और जुताई करने की वजह से इनके पास में परमानेंट सोर्स यहाँ पर आ जाता है। यानी कि जुताई करके ये अच्छी तरीके से खेती करते सकते हैं, और खेती करने की वजह से ये क्या कर सकते हैं? अपनी जो जीवन यापन शैली है उसको परमानेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि लोहे तकनीक ने लोगों के भौतिक जीवन में बड़ा परिवर्तन कर दिया। इससे समाज में स्थायी जीवन यापन की प्रवृत्ति सुदृढ़ हो गई। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि उद्योग का विकास होता है, इंडस्ट्रीज का विकास होता है, ट्रेड एंड कॉमर्स का विकास होता है, रिजल्टेंट इन द डिक्लाइन ऑफ एंशियंट ट्राइबल सिस्टम एंड टिनी जनाज आर रिप्लेस्ड बाय लार्ज जनपदाज। और यहाँ पर जो छोटे छोटे जन हैं वो बड़े जनपद में कन्वर्ट हो जाते हैं धीरे धीरे। यानी कि जैसे जैसे यहाँ पर कृषि उद्योग का विकास हुआ, व्यापार वाणिज्य आदि का विकास हुआ, तो जो प्राचीन जनजातीय व्यवस्था है उसको जर्जर बना दिया। यानी कि डिक्लाइन ऑफ द एंशियंट ट्राइबल सिस्टम, यानी कि जो प्राचीन जनजातीय व्यवस्था थी भारत की उसको यहाँ पर कमजोर कर दिया। एंड और यहाँ पर जो छोटे छोटे जनों का स्थान है वो बड़े जनपदों में बदल जाता है। नेक्स्ट हम देखें, बाई 6th सेंचुरी BC these जनपदा वर रिप्लेस्ड बाई महाजनपदा। और यहाँ पर 6ठी शताब्दी तक आते आते ये जनपद हैं महाजनपद के रूप में विकसित हो जाते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ 6th सेंचुरी BC, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में सॉवर्ण रूल वाज कम्प्लीटली एब्सेंट इन नॉर्थ इंडिया, यानी कि हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत में सार्वभौमिक सत्ता का पूर्णतः अभाव था। कोई भी ऐसा कोई सॉवर्ण रूल नहीं था जो कि यहाँ पर हम देख सकें, यानी कि इसका एब्सेंट था। सॉवर्ण रूल वाज कम्प्लीटली एब्सेंट इन नॉर्थ इंडिया, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में क्या होता है? उत्तर भारत में सार्वभौमिक सत्ता का पूर्णतः अभाव रहता है। द होल ऑफ इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल इंडिपेंडेंट स्टेट, और जो संपूर्ण भारत है अनेक स्वतंत्र राज्यों में यहाँ पर विभक्त हो जाता है। दीज स्टेट वर लार्जर एंड मोर पावरफुल एज कंपेयर टू द स्टेट ऑफ पोस्ट वैदिक पीरियड, यानी ये जो राज्य हैं ये उत्तर वैदिक कालीन राज्यों की अपेक्षा बहुत ही विस्तृत और शक्तिशाली थे, यानी कि बहुत ही बड़े थे और शक्तिशाली थे। इसके बाद में हम बात करते हैं महाजनपद पीरियड की बात करते हैं 600 से 325 ईसा पूर्व की, यानी महाजनपदा पीरियड। महाजनपदा पीरियड कब से है ये? इसके बारे में बात करते हैं। तो महाजनपद पीरियड आता है 600 BCE टू 325 BCE तक। सेवरल लार्ज एंड पावरफुल इंडिपेंडेंट स्टेट वर स्टेबलाइज्ड ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी BCE इन नॉर्थ इंडिया, यानी कि उत्तर भारत में वो जो बहुत सारे बड़े राज्य हैं यहाँ पर वो स्टेबलाइज होते हैं।
यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में अनेक विस्तृत एवं शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना यहाँ पर होती है। दीज स्टेट वर नेम्ड एज महाजनपदा, यानी कि ये जो स्टेट हैं, बड़े राज्य हैं, जिन्हें हम महाजनपद की संज्ञा देते हैं। दीज स्टेट आर वर नेम्ड एज महाजनपदा अकॉर्डिंग टू दी बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो बुद्ध ग्रंथ है, एक बौद्ध ग्रंथ, जिसका नाम है अगुतर निकाय। अगुतर निकाय 16 जनपदाज एग्जिस्ट एट दैट टाइम, यानी कि अगुतर निकाय में यहाँ पर उस समय 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। 16 महाजनपदों में सबसे पहला आता है काशी। काशी की कैपिटल है यहाँ पर वाराणसी। दूसरा आता है कुरु। कुरु की कैपिटल है इंद्रप्रस्थ, या फिर इसको बोल सकते हैं हम हस्तिनापुर। तीसरी आती है अंग। अंग की जो कैपिटल है यहाँ पर वो है चंपा। चौथी आती है मगध। मगध की कैपिटल है यहाँ पर गिरिव्राज, या फिर गिरिव्रज बोल सकते हैं, या फिर राजगृह भी हम बोल सकते हैं। ये मगध की क्या है, कैपिटल है। फिर आती है अगली विज्ज या वज्जी। वज्जी है, वज्जी की जो कैपिटल है यहाँ पर विदेह या फिर मिथिला बोल सकते हैं। मिथिला वैशाली भी इसको बोला जा सकता है, विदेह या मिथिला वैलास और मिथिला वैशाली। नेक्स्ट है मल्ल। मल्ल की जो कैपिटल है यहाँ पर वो है कुशीनगर, या फिर कुशीनारा भी बोल सकते हैं, या कुशावती भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है चेदी। चेदी की जो कैपिटल है वो है सुक्तिमती, या फिर हम बोल सकते हैं शक्तिमती। चेदी की कैपिटल क्या है, शक्तिमती है, या फिर हम बोल सकते हैं सौथीवती भी बोल सकते हैं इसको। फिर है वास्था, या फिर बोल सकते हैं वत्स। वत्स जो महाजनपद है, अगला 8वां नंबर का वत्स महाजनपद है। वत्स का कैपिटल है यहाँ पर कौसंबी। फिर 9वां नंबर का जो महाजनपद है वो है कौशल। कौशल की जो राजधानी है वो है अयोध्या। डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट ड्यूरिंग दी बुद्धिस्ट पीरियड। बुद्धिस्ट पीरियड के समय ये 2 भागों में बांटी गई थी। कौन कौन से भाग हैं? जो पहला भाग है साकेत, जो कि साकेत किसकी राजधानी है? साकेत दक्षिणी भाग की राजधानी थी। साकेत यानी 2 भागों में बांटा गया था। उत्तरी भाग की राजधानी थी साकेत, यानी नॉर्थन पार्ट साकेत द कैपिटल ऑफ नॉर्थन पार्ट। एंड दूसरी थी यहाँ पर वो थी श्रावस्ती। श्रावस्ती थी द कैपिटल ऑफ साउथर्न पार्ट, यानी कि दक्षिणी भाग की राजधानी थी वो थी श्रावस्ती। नेक्स्ट आता है पांचाल। पांचाल के अंदर क्या बोल सकते हैं हम? पांचाल की राजधानी कैपिटल ऑफ नॉर्थ पंचाल, यानी कि उत्तरी पंचाल की जो राजधानी थी वो थी अहिछत्र। अहिछत्र उत्तरी पंचाल की राजधानी थी। एंड कैपिटल ऑफ साउथर्न पंचाल, यानी कि दक्षिणी पंचाल की जो राजधानी थी वो थी कापिल्य। फिर आता है नेक्स्ट मत्स्य। मत्स्य की राजधानी आती है विराटनगर, जिसे बैरथ भी बोल सकते हैं, विराटनगर बैरथ। नेक्स्ट आता है सूरसेन। सूरसेन जो महाजनपद है इसकी राजधानी आती है मथुरा, या फिर इसको बोल सकते हैं मथुरा इन दी ग्रीक लैंग्वेज, यानी ग्रीक लैंग्वेज में इसको मथुरा बोला जा सकता है, या फिर सूरसेनाई भी इसको बोला जा सकता है। नेक्स्ट है अवंती। सूरसेन के बाद में आता है यहाँ पर अवंती आता है, एक आता है अस्सक। अवंती से पहले क्या आता है? अस्सक या असका। अस्सक या असका है, इसकी जो राजधानी है वो है पोतन। कैपिटल है इसकी पोतन, या फिर पाटेली हम बोल सकते हैं, पाटेली। नेक्स्ट आती है अवंती। अवंती है नॉर्थन अवंती जो है कैपिटल। नॉर्थन अवंती यानी उत्तरी अवंती की राजधानी है यहाँ पर उज्जैनी। नॉर्थन अवंती की राजधानी उज्जैनी है। और साउथर्न अवंती की कैपिटल है वो है यहाँ पर महिष्मती। नेक्स्ट आता है गंधार। गंधार की जो कैपिटल है तक्षशिला है। और नेक्स्ट आता है यहाँ पर कंबोज। कंबोज की जो कैपिटल है यहाँ पर वो है राजपुर फाटक। ये कंबोज की कैपिटल है। तो यहाँ पर हम देखें कि 2 टाइप्स ऑफ स्टेट वर प्रेजेंट इन दी अबव 16 महाजनपदा। तो यहाँ पर जो भी 16 महाजनपद दिए गए हैं उनमें से 2 प्रकार के स्टेट यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं। 2 प्रकार के राज्य थे। पहले थे मोनार्की, दूसरे थे रिपब्लिक। मोनार्की होते हैं हमारे राजतंत्र, रिपब्लिक होते हैं हमारे गणतंत्र। गणतंत्र जिसमें भारत है वो गणतंत्र है,
राजतंत्र जिस तरीके से चीन है वो राजतंत्र की तरह हम मान सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें कौशल, वत्स, अवंती एंड मगध। उस समय के यहाँ पर हम देखें कौशल, वत्स, अवंती एंड मगध वर दी मोस्ट पावरफुल मोनार्कीज ऑफ दैट टाइम। यानी कि कौशल, वत्स, अवंती और मगध उस समय सबसे शक्तिशाली राजतंत्र में माने जाते थे, यानी कि मोनार्कीज स्टेट थे, ये सबसे पावरफुल मोनार्की स्टेट थे। और सेवरल रिपब्लिक आल्सो एग्जिस्ट इन दी बुद्धिस्ट पीरियड ऑफ 6th सेंचुरी BCE। यानी कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक गणतंत्रों का भी यहाँ पर विकास हुआ है। सेवरल रिपब्लिक आल्सो एग्जिस्ट यानी बहुत सारे यहाँ पर गणतंत्र भी थे। वो कौन कौन से थे गणतंत्र? द मेजर वन अमोंग देम इंक्लूड, यानी कि जिनमें प्रमुख कौन कौन से हैं वो हम देखें, जैसे कि शाक्य ऑफ कपिल वस्तु, यानी हम बोल सकते हैं कपिल वस्तु का शाक्य था। दूसरा है यहाँ पर भागास ऑफ सुमेरगिरी या सुनसुरमरगिरी, सुनसुमारगिरी, यानी सुनसुमारगिरी का भाग है यहाँ पर। तीसरा है वुली ऑफ अलकंप, वुलीज ऑफ अलकंप, यानी कि बुली है अलकंप का बुली है यहाँ पर। चौथा नंबर का आता है, चौथा नंबर का है यहाँ पर कालाम ऑफ केसपुत, केसुपुता या केसापुता, कालाम्स ऑफ केसापुता, यानी कि केसपुता के कालाम है। फिर है यहाँ पर रामाग्राम ऑफ कोलिय या कोलियाज, रामाग्राम ऑफ कोलियाज यानी रामग्राम के कोलिय हैं। छठा नंबर का आता है यहाँ पर मल्लास ऑफ कुशीनगरा, यानी कुशीनगर की मल्ल आते हैं। सातवें नंबर पर आता है मल्लाज ऑफ पावा, यानी कि पावा के मल्ल आते हैं। और आठवें नंबर पर आता है मोरियाज ऑफ पिपलीवन, यानी पिपलीवन के मौर्य आते हैं। फिर आठवें नंबर पर आता है लिच्छवी ऑफ वैशाली, यानी वैशाली के लिच्छवी आते हैं। और 10वें नंबर पर आता है यहाँ पर विधेय ऑफ मिथिला, यानी मिथिला के वेदेय हैं। ये सभी किसमें इंक्लूड होते हैं? ये सभी हमारे रिपब्लिक में इंक्लूड होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें मेजर जनपद ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान के प्रमुख जनपद कौन कौन से हैं उनकी हम बात करते हैं। मेजर जनपद ऑफ राजस्थान, मेजर जनपद ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान में कौन कौन से मेजर जनपद हैं। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर राइज ऑफ जनपदाज इन राजस्थान इज नोटिस्ड इन दी प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन, यानी वैदिक सभ्यता का जैसे जैसे विकास होता है उसी प्रोसेस के अंदर यहाँ पर वैदिक सभ्यता के विकास के समय ही राजस्थान में भी जनपदों का उदय हमें देखने को मिलता है, यानी कि राजस्थान में भी जनपद आने लगते हैं। जैसे कि हम बात करें ड्यू टू द ग्रीक इन्वेसेशन सेवरल टाइप्स ऑफ पंजाब विच इंक्लूड मल्ल या मालव, हम बोल सकते हैं मालव, सिबी, अर्जुनायन यूटीसी, यानी यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यूनानी आक्रमण के कारण ड्यू टू ग्रीक इन्वेसेशन, यानी इन्वेसेशन आक्रमण होता है, तो यूनानी आक्रमण के कारण पंजाब की जो मालव है सेवरल ट्राइब्स ऑफ पंजाब, तो बहुत सारी प्रजातियां हैं यहाँ पर, जैसे पंजाब की मालव है, सिबी हैं और अर्जुनायन हैं आदि जातियां विच वर रिनाउंस्ड फॉर दियर ब्रेवरी एंड ग्लोरी, जो कि ये जातियां हैं यहाँ पर मालवे, सिवी और अर्जुनायन, ये जातियां जो अपने साहस और शौर्य के लिए, यानी कि ब्रेवरी एंड ग्लोरी के लिए, साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी। विच वर रिनाउंस्ड फॉर दियर ब्रेवरी एंड ग्लोरी कम इनटू राजस्थान, यानी कि वो यहाँ पर राजस्थान में आती हैं एंड सेटल्ड ओवर हेयर, और यहाँ पर क्या हो जाती हैं, निवास करने लग जाती हैं, रहने लग जाती हैं। इन दिस वे, इस प्रकार से द रूट्स ऑफ जनपदा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वर लेड डाउन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान,
और इस तरीके से, इस प्रकार से राजस्थान के जो पूर्वी भाग है उनमें जनपदीय शासन व्यवस्था का शुरुआत होती है। लेट डाउन यानी शुरुआत होती है या सूत्रपात होता है। सबसे पहले राजस्थान में बात करते हैं, कौन है? जांगल। ये है जांगल। सबसे पहले राजस्थान में जांगला था। The present district of Bikaner and Jodhpur were known as Bangladesh in the Mahabharata period। यानी कि महाभारत के समय में जो वर्तमान बीकानेर और जोधपुर के जिले हैं वो महाभारत काल में जांगल देश यहाँ पर कहलाते थे। At some place they were also been described in the name of कुरु जंगला and माद्रे जंगला। और कहीं कहीं पर उनका नाम हम कुरु जंगला और माद्रे जंगला भी हमें यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट हम देखें अहिर छत्रपुर जो है, अहिर छत्रपुर वाज द कैपिटल ऑफ दिस जनपद। और यहाँ पर इस जनपद की जो राजधानी थी वो थी अहिर छत्रपुर। विच इज कॉल्ड नागौर एट द इन प्रेजेंट टाइम। और वर्तमान में इस जगह को हम किस नाम से जानते हैं? नागौर के नाम से जानते हैं। एज द किंग ऑफ बीकानेर वाज द ऑनर ऑफ दिस बांग्लादेश। यानी कि हम कह सकते हैं कि बीकानेर के राजा थे इस समय बांग्लादेश के स्वामी होने के कारण ही कॉल्ड हिमसेल्फ एज जांगलाधर बादशाह। तो इस प्रदेश का जो राजा था इस टाइम बीकानेर का, वो था खुद को बांग्लादेश का राजा कहता था, यानी बांग्लादेश का बादशाह खुद को कहता था। तो इसको हम खुद को, जो स्वामी था इस समय बांग्लादेश का, वो खुद को जांगलाधर बादशाह इस टाइम पर कहता था। जय जांगलाधर बादशाह is also seen inscribed in the royal symbol of बीकानेर स्टेट। यानी बीकानेर राज्य का जो राज चिन्ह है उसमें यहाँ पर, उसमें भी हमें जय जांगलाधर बादशाह लिखा मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मत्स्य की। मत्स्य की बात करें, मत्स्य दी रीजन सराउंडिंग प्रेजेंट जयपुर वाज नोन एज मत्स्य महाजनपद। यानी वर्तमान जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता है। इट्स एक्सपेंस वाज फ्रॉम द सराउंडिंग हिल्स ऑफ चंबल टू द जंगल रीजन ऑफ रिवर सरस्वती। यानी इसका जो विस्तार है चंबल के पास की पहाड़ियों से लेकर के सरस्वती नदी के जांगल क्षेत्र तक था। मॉडर्न अलवर एंड सम पार्ट ऑफ भरतपुर वर आल्सो इंक्लूडेड इन द रीजन। यानी कि आधुनिक अलवर और भरतपुर के कुछ भाग भी इसके अंतर्गत यहाँ पर आते हैं। एंड विराटनगर विच इज नॉन एज विराठा इन प्रेजेंट टाइम। बैराठ हम बोल सकते हैं जो विराटनगर है, तो इसकी राजधानी विराटनगर थी जिसे वर्तमान में हम किसके नाम से जानते हैं? बैराठ के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। विराटनगर विच इज नॉन एज बैराठ इन प्रेजेंट टाइम वाज इट्स कैपिटल। यानी विराटनगर है जिसको हम वर्तमान में बैराठ के नाम से जानते हैं, वो इसकी यहाँ पर राजधानी था, यानी मत्स्य जनपद की राजधानी था। क्लियर इंफॉर्मेशन अबाउट द मत्स्य जनपद बिफोर द रीजन ऑफ मौर्य किंग बिंदुसारा इज नॉट अवेलेबल। यानी कि मौर्य शासक बिंदुसार से पहले मत्स्य जनपद की स्पष्ट जानकारी का हमें अभाव है। यानी मत्स्य जनपद की हमें स्पष्ट जानकारी है, मौर्य शासक जो हुआ था बिंदुसार उससे पहले की हमें नहीं मिलती है। इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन महाभारता दैट द रूलर नेम्ड Sahaj ruled upon both the state of चेदी एंड मत्स्य। यानी कि हमें यहाँ पर महाभारत से जानकारी मिलती है या महाभारत में कहा गया है कि जहाज नामक एक राजा ने चेदी और मत्स्य दोनों राज्यों पर यहाँ पर शासन किया था। इन द बिगिनिंग मत्स्य remained a part of चेदी स्टेट एंड with the lapse of time it became a part of great मगध एम्पायर। यानी कि मत्स्य प्रारंभ में चेदी राज्य का था और कालांतर में यह, यानी बाद में धीरे धीरे यह विशाल मगध साम्राज्य का अंग बन गया। जैसे टाइम विथ द लैप्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय गुजरता जाता है उसी समय के गुजरने के अंतराल में ही यहाँ पर ये जो मत्स्य जनपद है ये विशाल मगध साम्राज्य का अंग बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सूरसेन की। सूरसेन
ये भी यहाँ पर किसका, राजस्थान के महाजनपदों में से एक है। दिस महाजनपद वाज सिचुएटेड इन द प्रेजेंट ब्रिज रीजन, यानी आधुनिक जो ब्रज क्षेत्र है उसमें यह महाजनपद स्थित था। इट्स कैपिटल वाज मथुरा, और इसकी राजधानी क्या थी, मथुरा थी। एंशियंट ग्रीक ऑथर डिस्क्राइब दिस स्टेट एज सुरसेनाई, और यहाँ पर प्राचीन जो यूनानी शासक था, एंशियंट ग्रीक ऑथर यानी प्राचीन जो यूनानी शासक था, उसने इस राज्य को सूर सेनाई तथा यहाँ पर कॉल्ड इट्स कैपिटल एज मथुरा, मैथोरा, और इसकी जो राजधानी थी इसको मैथोरा कहा है। और इस राज्य को प्राचीन यूनानी लेखक था, उसने सूर सेनाई कहा है। अकॉर्डिंग टू दी महाभारता येदु यानी कि यादवा, यदु हम बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दी महाभारता यदु और यादवा डायनेस्टी रूल्ड हेयर, यानी महाभारत के अनुसार यहाँ पर यदु यानी यादव वंश का शासन था। मोस्ट पार्ट ऑफ भरतपुर, धौलपुर एंड करौली डिस्ट्रिक्ट कम अंडर दी सूरसेन जनपद, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो पार्ट है भरतपुर, धौलपुर, करौली, इन जिलों के अधिकांश भाग हैं सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अलवर डिस्ट्रिक्ट वाज आल्सो इंक्लूडेड इन सूरसेन, यानी अलवर जिले का जो पूर्वी भाग भी यहाँ पर सूरसेन के अंतर्गत आता था। एंड वासुदेवा वासुदेवा सन लॉर्ड कृष्णा वाज आल्सो एसोसिएटेड विद दिस जनपदा, और वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध भी इस जनपद से बताया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिबी की। किसकी बात करते हैं, सिबी की। सिबी, तो सिबी है, शिवपुर वाज द कैपिटल ऑफ सिबी जनपद एंड किंग सुसिन हैज डिफीटेड इट अलोंग विथ अदर ट्राइब्स इन द बैटल ऑफ टेन किंग, यानी कि हम कह सकते हैं सिबी जनपद की राजधानी क्या थी, शिवपुर थी, तथा राजा सुसिन ने उन अन्य जातियों, यहाँ पर सिबी जनपद की राजधानी क्या थी, शिवपुर थी। एंड द किंग सुसेन वाज डिफीटेड इट्स अलोंग विथ द अदर ट्राइब्स इन बैटल ऑफ टेन किंग्स, यानी कि यहाँ पर जो राजा था सुसिन, उसने अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में यहाँ पर पराजित किया था। नेक्स्ट हम देखें, एंशियंट शिवपुर कैन आइडेंटिफाइड फ्रॉम ए प्लेस कॉल्ड सोरकोट इन प्रेजेंट पाकिस्तान, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। यानी प्राचीन शिवपुरी की पहचान है वर्तमान पाकिस्तान के सोरकोट नामक स्थान से की जा सकती है। विथ लैप्स ऑफ टाइम, जैसे ही यहाँ पर समय गुजरता जाता है कालांतर में, दिस सिबी कास्ट ऑफ साउथर्न पंजाब बिगेन टू रेसाइड इन मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान, और जैसे ही समय गुजरता जाता है कालांतर में दक्षिणी पंजाब की जो यह सिबी जाति है राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने लगती है, या फिर रिसाइड्स इन दी मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में ये एंटर करने लगती है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर नगरी सिचुएटेड नियर दी चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के पास में यहाँ पर नगरी है। वाज इट्स कैपिटल, यानी कि चित्तौड़गढ़ के पास में जो स्थित नगरी है वह इस जनपद की राजधानी थी। सिबी coins have also been discovered from various places of मेवाड़, यानी यहाँ पर मेवाड़ के अनेक स्थानों से सिबियों के सिक्के भी हमें यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, डिस्कवर्ड हुए हैं। 5 एडिक्ट रिटन इन दी ब्रह्मी स्क्रिप्ट हैज बीन एक्जिबिटेड फ्रॉम प्लेस नियर मंदसौर, यानी कि हम बोल सकते हैं कि मंदसौर के पास में 5 गुहा लेख हमें प्राप्त हुए हैं, डिस्कवर्ड फ्रॉम वेरियस प्लेस इन मेवाड़। नेक्स्ट हम देखें 5 एडिक्ट मतलब गुहा लेख, 5 एडिक्ट रिटन इन ब्रह्मी स्क्रिप्ट हैज बीन एक्सेप्टेड फ्रॉम द प्लेस नियर मंदसौर, यानी कि हमें यहाँ पर मंदसौर के पास में 5 गुहा लेख यानी कि गुफाओं से जो लेख प्राप्त होते हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं, जिनमें यहाँ पर फ्रॉम दीज एडिक्ट्स, तो इन एडिक्ट्स की मदद से फ्रॉम दीज एडिक्ट्स वी कम टू नो अबाउट द एक्सपेंस ऑफ सिबी जनपदा फ्रॉम द वेस्ट टू साउथ ईस्ट, यानी कि हम यहाँ पर
इन गुहा लेखों से पता लगा सकते हैं, जिनसे हमें सिवी जनपद के प्रसार की जानकारी हमें मिलती है कि जो सिवी जनपद है ये पश्चिम से लेकर के दक्षिणी पूर्व तक फैला हुआ था। नेक्स्ट हम देखें, डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, यानी कि गणतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली के बावजूद भी द एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑफ दीज जनपदा वाज इन द हैंड ऑफ रिच फ्यूडल फैमिलीज, यानी कि गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के बावजूद भी इन जनपदों की जो राज्य सत्ता है कुलीन परिवारों के हाथ में थी। इन हैंड ऑफ द रिच फ्यूडल फैमिलीज, यानी जो लोग अमीर थे उनके हाथों में थी। तो एक तरीके से राजतंत्र ही हो गया, यहाँ पर गणतंत्र नहीं हुआ। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दीज फैमिलीज अरेंज्ड फॉर ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर इन फॉर्म ऑफ चीफ ऑफ संथागर सभा, जिसको हम बोल सकते हैं जनरल असेंबली। यानी कि हम कह सकते हैं कि इन परिवारों के प्रतिनिधि ही संथागर सभा के प्रमुखों के रूप में शासन की व्यवस्था यहाँ पर करते थे। दीज मेंबर्स ऑफ संथागरा could express their opinion on certain fixed issue only। और यहाँ पर संथागर के सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। These were called as अनुविरोध, यानी कि इसको हम क्या कहते थे, अनुविरोध कहते थे। The issue of disputes were voted upon, और यहाँ पर जो विषय यहाँ पर विवादग्रस्त होते थे उन पर मतदान यहाँ पर कराया जाता था। द इश्यू ऑफ डिस्प्यूटेड वर वोटेड अपॉन, यानी जो भी विवाद यहाँ पर होते थे जिसमें मत नहीं बनता था, विवादग्रस्त कोई भी काम होता था उस पर मतदान यहाँ पर कराया जाता था। मल्टी कलर्ड वार वर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ वोटिंग, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मतदान जो कराया जाता था, मतदान में बहुरंगी सलाकाएँ यहाँ पर काम में ली जाती थी। संथागार was the biggest organization of जनपदा, संथागार जनपदों की सबसे बड़ी संस्था थी। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वर फिक्स्ड इन दिस असेंबली, यानी कि राज्य की नीति के जो आधारभूत नियमों का निर्धारण है इसी सभा में होता था। इन लार्ज रिपब्लिक, यानी कि हम कह सकते हैं कि विशाल गणराज्यों में प्रोविंशियल असेंबलीज वर आल्सो प्रेजेंट अपार्ट फ्रॉम दी सेंट्रल असेंबली, यानी कि जो बड़े गणराज्य थे विशाल गणराज्यों में केंद्रीय संथागार के अलावा प्रांतीय संथागार भी होते थे। विथ पासेज ऑफ टाइम, जैसे ही समय गुजरता जाता है, दीज रिपब्लिक डिक्लाइन ड्यू टू म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट, और यहाँ पर जैसे जैसे समय गुजरता जाता है गुटबाजी और आपसी फूट के कारण, यानी आपस में लड़ने झगड़ने के कारण, गुटबाजी के कारण इन गणराज्यों का यहाँ पर पतन होना स्टार्ट हो जाता है। एंड फॉर्मेशन ऑफ सेवरल ग्रुप एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि बहुत सारे यहाँ पर ग्रुप बन जाते हैं, आपस में म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आपस में एक दूसरे को गलत समझते हैं। द एक्सपेंशन पॉलिसीज ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी मोनार्कीज वर आल्सो मॉडरेटली रेस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ दीज रिपब्लिक, यानी कि हम कह सकते हैं कि समकालीन राजतंत्रों की विस्तारवादी नीति न्यूनकालिक रूप से इसके पतन के लिए भी उत्तरदायी है। यानी समकालीन राजतंत्र थे वो विस्तारवादी नीति अपनाते थे। एक्सपेंशन यानी एक्सपेनिस्ट पॉलिसीज ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी मोनार्कीज, यानी उस समय की जो पॉलिसीज थी वो इस तरीके की थी कि वो अपने राज्य का विस्तार चाहते थे। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि आल्सो मॉडरेटली रेस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइनिंग ऑफ दिस रिपब्लिक, यानी इन गणतंत्रों के पतन का एक कारण ये भी यहाँ पर हो सकता है। इसके बाद में हम यहाँ पर महाजनपदों में बात करेंगे मौर्य, शुंग, सातवाहन, गुप्त, वर्धन, पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, चोल, पल्लव और चालुक्य डायनेस्टीज की हम बात करेंगे। तो धीरे धीरे इनकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।